अगर आपको इस चैप्टर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है तो आपका आधा चैप्टर ऑलरेडी हो गया, राइट। जैसे प्लांट्स में आप पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमेलिया, राइट। जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिज्म का हमने ग्रुप बना दिया, उनको नाम दे दिया हमने मेटाजोआ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमने ऑर्गेनिजम्स लिए और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। अब हमने इतना बड़ा काम क्यों किया, क्या शौक था? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार विद योर दीक्षा मैम। और बेटा यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे चैप्टर जो कि आप देख सकते हैं एनिमल किंगडम। तो अगर इस चैप्टर की बात करें, इसमें आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम करेंगे जस्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है बट आपको थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि एकदम ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम एनिमल्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अ क्वाइट स्कोरिंग चैप्टर। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझकर याद करनी होती हैं, कौन सा एनिमल है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उस अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन लगाते हैं, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबरिंग और मेमोराइजिंग ऑल द नेम्स ऑफ द एनिमल इन दिस चैप्टर। तो आज हम बेसिस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है तो आपका आधा चैप्टर ऑलरेडी हो गया, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनिमल किंगडम और किंगडम एनिमेलिया। जैसे प्लांट्स में आप पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमेलिया, राइट। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनिमल्स, हमारे क्या फीचर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, बट व्हाट आर वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। सो वी ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर वी आर एनिमल्स एंड वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। सो हमारा न्यूट्रिशन हुआ हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हम जो फूड है उसे इनगल्फ करते हैं थ्रू माउथ और फिर वो फूड आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो फूड होता है आप इनगल्फ कर रहे हैं माउथ से और बाद में जाके वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन एक और होगा होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है इनगल्फिंग फूड थ्रू माउथ। और हेटेरोट्रॉफिक डू नॉट प्रोड्यूस देयर फूड। तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम या तो प्लांट्स को खाते हैं, हम या फिर और एनिमल्स को खाते हैं, राइट। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, अगर दोनों में कंपैरिजन करो तो एनिमल्स कैन मूव वेयरएज प्लांट्स वो फिक्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होती हैं एनिमल्स में, बट मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं दे कैन मूव, ऑलराइट। एनिमल्स दे कैन move. Also, most of the animals have sense organ, like we have our eyes, we have our ears, और हम में न्यूरॉन्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स और most of the animals have nerve cells. Most of the animals have nerve cells and sensory cells. And most important, obviously, we are not prokaryotes. Prokaryotes तो bacteria होते हैं. हम क्या हैं? We are eukaryotic organism. और क्योंकि हमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, so we are multicellular. We are what? Multicellular organism. फाइन। सो ये बेटा कुछ हमारे फीचर्स एनिमल्स के। एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मूव नहीं कर सकता, ना ही नर्व सेल है, सेंसरी सेल है। एक्सेप्शन है पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस, आपने सुने होंगे, राइट। सो स्पॉन्जेस आर एक्सेप्शन टू इट, वो मूव नहीं हो कर सकते और उनमें नर्व सेल या फिर सेंसरी सेल्स नहीं होते, राइट। सो अब हमने क्या किया,
जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं और यूक्रियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिज्म का हमने ग्रुप बना दिया, उनको नाम दे दिया हमने मेटाजोआ। क्या नाम दे दिया? मेटाजोआ। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यूक्रियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड होलोजोइक। अगर ये 3 कैरेक्टर हैं एनिमल्स में, तो उन एनिमल्स को हमने अलग रख के उनका एक ग्रुप बना दिया और उसका नाम क्या दे दिया? मेटाजोआ और मेटाजोन्स। फिर मेटाजोन्स को हमने 2 में डिवाइड किया। एक ऑर्गेनिजम्स जो ट्रू मेटाजोन या ट्रू एनिमल्स हैं, उनको हमने नाम दिया यू मेटाजोआ। क्या नाम दिया? यू। जहां पर भी यूजुअली बायो में वर्ड यू आता है उसका मतलब होता है ट्रू। और दूसरे का नाम हमने रख दिया पैराजोआ। अब हमने मेटाजोन्स को, या फिर कह लो कि मेटाजोन्स को हमने 2 में, पैराजोआ और यू मेटाजोआ में क्यों डिवाइड किया? ये कैसे डिवाइड किया? हमने डिवाइड किया इसको ऑन द बेसिस ऑफ जो एनिमल्स जो मूव नहीं कर सकते थे और जिनके पास नर्व सेल्स या सेंसरी सेल्स नहीं थे, उनको हमने कैटेगरी में रख दिया पैराजोआ में। तो पैराजोआ कौन से हैं? विच कैनॉट मूव एंड हैव नो नर्व और सेंसरी सेल्स। और अब अभी तक आपको पता चल गया होगा इनमें कौन आते हैं। इनमें आते हैं पॉरीफेरा। कौन आता है इसमें? पॉरीफेरा। वेयर एज यू मेटाजोआ आर ट्रू एनिमल्स। इनमें बाकी सारे आते हैं, राइट। अब बाकी सारे क्या हैं? अब सबसे पहले जो कि आपने अराउंड छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे एनिमल किंगडम, उसमें आपने सारे फाइलम्स पढ़े होंगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो पहले हम इन सभी नाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन कैसे हुई, क्या होती है क्लासिफिकेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फाइलम्स इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने क्या क्या फाइलम सुने हैं अभी तक बेटा? एक सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, राइट। पहला फाइलम होता है पॉरीफेरा। और जो भी इन्होंने सीक्वेंस रखी है, इट्स अ सेट सीक्वेंस, ये ऐसे ही होती है। एंड इन्होंने इस अकॉर्डिंग रखी है कि कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म सिंपल है, या कह लो हमने ये जो सेट रखा है कि व्हाट इज वन आफ्टर द अनदर, उसमें सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और लास्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हमने इनको जो सीक्वेंस दिया है ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि किसमें कैसे एवोल्यूशन हुआ और कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे आया, उसमें कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी है। सो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा पॉरीफेरा, राइट। पॉरीफेरा के बाद आता है सिलियंट्रिएटा। पॉरीफेरा के बाद आता है सिलियंट्रिएटा। सिलियंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेरिया। इसके बाद आता है टीनोफोरा। फिर आता है फ्लैटवर्म्स विच आर प्लैटीहेलमिन्थस। फिर आता है एस्कलमेंथिस। उसके बाद आता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा, राइट। सो जो कॉर्डेटा है और जो ये बाकी हैं, अगर हम इन यहाँ से पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा देखेंगे, ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्या होते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म? नॉन कॉर्डेट्स। वेयर एज जो लास्ट वाला फाइल है मैं आपके पास ये है कॉर्डेट। अब इनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? वी हैव डिवाइडेड देम, और व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नॉन कॉर्डेट एंड यू आर कॉलिंग इट एज कॉर्डेट। हमारे पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में जिसे हम कहते हैं नोटोकोड, राइट। जब हम एम्ब्रियो होते हैं, मदर के वॉर्म में होते हैं, तो हमारा ये नोटोकोड प्रेजेंट होता है उस टाइम पर, बट लेटर ऑन इसको बोन रिप्लेस कर देती है और ये बन जाता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, राइट। सो जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड नहीं होती, किसी भी स्टेज में, चाहे वो एम्ब्रियो हो, लार्वा हो या अडल्ट हो, अगर इनमें से किसी भी एक स्टेज में उसके पास नोटोकोड नहीं मिली तो वो नॉन कॉर्डेट होगा।
अगर इनमें से किसी भी एक स्टेज में उसके पास नोटोकॉर्ड मिल गई तो वो कॉर्डेट होगा। तो यहाँ पर नॉन कॉर्डेट कौन है? इन विच नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। नोटोकॉर्ड का क्या होता है, कैसे होता है, इनकी डिटेल हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए नोटोकॉर्ड इनमें नहीं होती, वेरस कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमने ऑर्गेनिजम्स लिए और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। अब हमने इतना बड़ा काम क्यों किया, क्या शौक था? अगर हमें पता है कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है ए, और ए ग्रुप में हमने कुछ ऑर्गेनिज्म रख दिए, अब हमें पता है वो सारे एक जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में क्लासेस होती हैं, राइट? अब आपके स्कूल में जैसे 11th क्लास है, आप 11th क्लास के बच्चे हो, तो आपके कुछ बच्चे होंगे मेडिकल वाले, कुछ होंगे नॉन मेडिकल वाले, कुछ होंगे कॉमर्स वाले। अगर मैं 11th का मेडिकल सेक्शन में जा रही हूँ तो मुझे पता है सब बच्चे बायो पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं जा रही हूँ नॉन मेडिकल में तो मुझे पता है सब बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। कॉमर्स में जाऊंगी तो वो अपने कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक बच्चे के बारे में जान लूंगी तो मुझे सबके बच्चों के सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, राइट? सो इसी तरह हमने कुछ कुछ कैरेक्टर्स रखे, उनको फिक्स किया और सभी ऑर्गेनिज्म को हमने कैटेगरीज में बांट दिया। जैसे पहली हमने कैरेक्टर रखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ उनके सेल्स कैसे अरेंज हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे हैं, कैसा अरेंजमेंट है सेल्स का, उससे अकॉर्डिंग उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है या क्या है। उसके बाद उसकी बॉडी की सिमेट्री, सिलोम, उसका पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नोटोकॉर्ड सेगमेंटेशन और एक और जर्म लेयर्स। हमने इन फीचर्स को सेट फीचर्स रख दिया और सब ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में बांट दिया, राइट? चलो अब शुरू करेंगे पहले फीचर से जिसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं किस लेवल का ऑर्गेनिज्म है, डिपेंडिंग अपॉन उसके बॉडी के सेल्स का अरेंजमेंट क्या है। जैसे यहाँ पर 4 लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे सबसे पहली होती है सेलुलर एग्रीगेट, सेलुलर एग्रीगेट। दूसरी होती है टिश्यू लेवल, तीसरी होती है ऑर्गन लेवल, एंड द लास्ट वन इज ऑर्गन सिस्टम, राइट? वहां से सबसे सिंपल, ऑर्गन सिस्टम सबसे कॉम्प्लेक्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू नहीं बने, टिश्यू क्या था? टिश्यू वाज अ ग्रुप ऑफ सेल, ये कुछ सेल्स का क्लस्टर था और ये सेल आपस में देखने में सेम होने चाहिए, सेम फंक्शन करें और उनका ओरिजिन भी सेम हो, इनको हम टिश्यू कहते हैं। बट अगर मेरे पास सेल्स का क्लस्टर है और वो सेल एक जैसे नहीं है, ना सेम काम कर रहे हैं, मान लो एक मसल जैसा है, एक एपिथेलियल जैसा सेल है, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, उनका क्लस्टर है, क्या मैं उनको टिश्यू बोलूंगी? मैं उनको टिश्यू नहीं बोलूंगी। तो सेलुलर एग्रीगेट में यही होता है, द क्लस्टर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट फॉर्मिंग द टिश्यूज। क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट but not forming tissues। ये किस में होगा? सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन है? एग्जाम्पल पहला फाइलम पॉरीफेरा। फिर अब थोड़ा और एवोल्यूशन हुआ तो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ा, राइट? जैसे कि हमने अभी पीछे किया था कि ये हमने एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग किया है। तो अगर मैं पॉरीफेरा को इससे कॉर्डेटा से करूंगी कंपेयर, तो ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है और ये सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है। इसमें कम एवोल्यूशन हुआ है, इसमें इधर एवोल्यूशन हो के ये इतना एडवांस हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है टिश्यू लेवल में, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब पहले सेल्स का झुंड तो था पर वो टिश्यू नहीं बना रहा था। अब क्या है यहाँ पर? द क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यूज। और ये कौन से सेल्स होंगे? सिमिलर सेल, क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड देयर ओरिजिन फॉर्म्स टिश्यूज। और ये आपके अगले जो 2 फाइलम है उनमें मिलेगा। एग्जाम्पल निडेरिया एंड टीनोफोरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन लेवल, अब आपका पहले सेल्स का क्लस्टर था, अब ये सेल्स ने टिश्यू बना दिया। अब क्या होगा, अब ये जो सेल्स हैं ये मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, तो वो होता है ऑर्गन लेवल। तो फिर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है? एक होता है कि आपके ऑर्गन बन गए बट सब ऑर्गन इंडिपेंडेंट है, किसी को नहीं पता कौन क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। जैसे हमने पीछे चैप्टर कर रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन या फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक सिस्टम बॉडी का, एक ऑर्गन सिस्टम बॉडी का दूसरे सिस्टम से बात कर रहा था, उसे कंट्रोल कर रहा था। जैसे न्यूरल सिस्टम, आपके न्यूरॉन्स जाते हैं मसल में और मसल मूव करती है। जैसे न्यूरॉन जाते हैं स्टमक में और स्टमक को बताते हैं कि आपके एंजाइम सिक्रीट होने चाहिए, फाइन। तो ऐसे ही ऑर्गन लेवल में ये वाला सिस्टम नहीं होता, ये सिस्टम जाके बनता है ऑर्गन सिस्टम में, तभी उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सो ऑर्गन लेवल में क्या होता है, ऑर्गन्स तो बन जाते हैं, ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड but not well organized, not well organized। एग्जाम्पल यहां पर आता है प्लाटीहेलमिन्थस, प्लाटीहेलमिन्थस, राइट। ऑर्गन सिस्टम में क्या है, ऑर्गन्स आर वर्किंग टुगेदर एज अ सिस्टम, ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड and working together as a system। इसमें कौन आएगा, इसमें राइट फ्रॉम एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट्स, ये सब आएंगे, राइट। तो ये हुई पहली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने क्या देखा है कि सेल्स किस तरह से अरेंज हुए हैं। पहले में सिर्फ सेल्स का क्लस्टर है, दूसरे में सेल्स ने टिश्यू बना दिया है, तीसरे में ऑर्गन बना दिया है, एंड लास्ट में एक सिस्टम फॉर्म हो गया, फाइन। अगला सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है, अब ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, एक जिनमें सिमेट्री होती है, एक जिनमें सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। पहले सिमेट्री को भी समझने से पहले ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन देखिए। एक जिनमें सिमेट्री नहीं है उनको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, एक जिनमें सिमेट्री है उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्री क्या है, अगर मैं बॉडी में से कोई प्लेन पास करती हूँ, प्लेन ये एरोप्लेन वाला नहीं है, ये एक्सिस वाला है, ठीक है। अगर मैं बॉडी में से कोई प्लेन पास करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनली मैंने एक लाइन पास करी, तो मेरी बॉडी, सिंस आई एम अ कॉर्डेट, हम कौन है कॉर्डेट, सबसे कॉम्प्लेक्स, तो हमारा जो अगर एक प्लेन पास करते हैं बॉडी में से, तो हमारी बॉडी दो इक्वल हाफ में बढ़ती है। अगर मैं इस लेफ्ट हाफ को देखूंगी तो एक आर्म इधर है, एक लेग है, राइट को देखूंगी एक आर्म और एक लेग है, एक आंख इधर गई इधर गई, तो मेरी बॉडी में क्या है, सिमेट्री है, क्या है, सिमेट्री है। पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी इर्रेगुलर है, क्या है, इर्रेगुलर, मान लो उसकी ये बॉडी है, उसमें से आप कोई भी प्लेन पास करिए लाइक दिस, उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ कभी नहीं देगी, उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, दैट मींस इनमें सिमेट्री एब्सेंट है। सो इन एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म सिमेट्री इज एब्सेंट, राइट। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी प्लेन पास कर दो, द बॉडी विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, the body will not be divided into two equal halves, right? I hope this is clear to everyone, right? Now who are the organism which are asymmetrical? अभी तक हमने कौन सा ऑर्गेनिज्म किया है जो बेचारा बिल्कुल सिंपल, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना नर्व सेल ना सेंसरी सेल, और बेचारा सेलुलर एग्रीगेट का बना है, वो है स्पॉन्जेस। तो यहाँ पर
एग्जाम्पल में आएंगे स्पॉन्जेस। सो स्पॉन्जेस विच आर पॉरीफेरा, पॉरीफेरा को ही हम स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉरीफेरा को ही स्पॉन्जेस कहते हैं। उनके पास सिमेट्री नहीं होती, सो दे आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। फाइन, चलिए आगे बात करेंगे सिमेट्री की। तो अब ये सिमेट्री क्या होता है? हमने जैसे कि बताया, अगर कोई आप प्लेन पास करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ में हो जाए। अब ये प्लेन कितने हैं? हमारी बॉडी में अगर देखें तो एक ही प्लेन है। अगर मैं सिर्फ ये लॉन्गिट्यूडनल वाला पास करूंगी तो 2 इक्वल हाफ आएंगे। अगर मैं ट्रांसवर्स पास करूंगी तो 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो मतलब ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री है वो भी 2 तरह की है। एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायलेटरल, राइट? तो इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों में ही 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो फर्क ये है, रेडियल में आपके पास बहुत सारे प्लेन होंगे। सो द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ व्हेन नंबर ऑफ प्लेन्स इज पास थ्रू द बॉडी, और वी कैन से द नंबर ऑफ प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ। इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। द नंबर ऑफ प्लेन्स can divide the body into 2 equal half। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूजुअली सिडेंट्री होते हैं और इनकी बॉडी में बहुत सारी आर्म्स होती हैं लाइक दिस। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म फिक्स होता है सबस्ट्रेटम पे, सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि वुड हो गई, स्टोन हो गई, तो जो ऑर्गेनिज्म सिजाइल होता है, सिजाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकता और सबस्ट्रेटम पे फिक्स होता है, उसको ना भगवान ने बहुत सारी आर्म्स दी हैं। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं एक फिक्स ऑर्गेनिज्म, मैं मूव नहीं कर सकती, तो मेरे इधर उधर हर तरफ से आर्म निकलती रहेगी। यूजुअली ऑर्गेनिज्म आपको पानी में मिलेंगे। ठीक है, अब पानी में फूड आ रहा है बहता हुआ, तो अगर मेरे पास इधर इधर हर कहीं आम है तो मैं पीछे से भी खाने को पकड़ सकती हूँ, फूड को पकड़ सकती हूँ, इधर से भी। तो इसी चक्कर में इनकी जो सिमेट्री हो जाती है वो हो जाती है रेडियल। अब मैं कोई भी प्लेन पास करूं, मतलब एक से ज्यादा प्लेन से इसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। तो बायलेटरल में क्या है? द बॉडी is divided into 2 equal half by 1 plane only, into 2 equal halves by 1 plane only। ठीक है, तो इसमें एक ही प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हम यहाँ पे गुड्डा सा बना देते हैं, ये लो। ठीक है, बन गया। अब अगर मैं इसमें से ये प्लेन पास करती हूँ तभी 2 इक्वल हाफ आएंगे। अगर मैं ऐसे काटती हूँ लाइक दिस तो मेरे पास 2 इक्वल हाफ कभी भी नहीं आएंगे। सो एक ही प्लेन से अगर 2 इक्वल हाफ बन रहे हैं तो वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर बहुत सारे प्लेन से 2 इक्वल हाफ बन रहे हैं तो रेडियल सिमेट्री। कोई भी प्लेन पास कर लो आपको नहीं मिलेगा 2 इक्वल हाफ, तो वो होते हैं एसिमेट्रिकल। तो बेसिकली सिमेट्री का मतलब क्या होता है? व्हेन यू पास अ प्लेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ by passing many or one plane। अगर 1 प्लेन है तो वो बायलेटरल है, अगर मैनी प्लेन है तो वो रेडियल है। तो रेडियल सिमेट्री बेटा हमें कहाँ पर मिलती है? रेडियल सिमेट्री हमें मिलती है निडेरिया में, टीनोफोरा में और अडल्ट एकाइनोडर्मेट में। एकाइनोडर्मेट का एग्जाम्पल है एक स्टारफिश। तो जो स्टारफिश में अडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टारफिश ऐसी दिखती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे आर्म्स होते हैं, तो मतलब उसमें भी क्या होगी? सिमेट्री रेडियल होगी। मैंने क्या बताया? जो भी ऑर्गेनिज्म यूजुअली सिजाइल होता है और उसमें बहुत सारे आर्म्स होते हैं, वो कौन सी सिमेट्री एग्जिबिट करता है? रेडियल। क्योंकि नेचर ने उसको क्यों ऐसा बनाया है, आर्म्स क्यों ज़्यादा दिए? ताकि वो हर तरफ से फूड ले सके।
और जब ऑर्गेनिज्म मेनी आर्म्स से लेस आर्म की तरफ गए, जब उनका हेड बनना शुरू हुआ, तो तब उनके पास सिमेट्री हुई बायलेटरल। तो यहाँ पर जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल। कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, ठीक है, प्लैटीहेलमिंथस, एस्कलमेंथस, ये सारे भी आएंगे, मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेट, कॉर्डेटा, ये सब क्या है, दे एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, राइट। तो ये था दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं, जर्म लेयर्स की बात करते हैं। व्हाट आर नाउ जर्म लेयर्स? जर्म लेयर्स क्या होता है? जब आप एम्ब्रियो थे, पहले यहाँ पर एक बेसिक सा समझिए, जब आप बेटा एम्ब्रियो थे तो हुआ क्या था उस टाइम पर? एक ओवा था जो मदर का गेमीट था, और एक स्पर्म था जो फादर से आया था। ये दोनों मिले और इन्होंने एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया जिसे कहते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट ने डिविजन्स करा और बहुत सारे सेल्स की स्ट्रक्चर बन गई जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो में जो सेल्स थे, इस एम्ब्रियो के जो सेल्स थे, ये 3 लेयर में डिवाइड हो गए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इन्हीं जर्म लेयर से आपकी पूरी बॉडी बनी है। जैसे एक्टोडर्म से स्किन बनी है, नर्वस टिश्यू बना है, मीजोडर्म से मसल बना है, कनेक्टिव टिश्यू बना है, किया था ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, और एंडोडर्म से आपकी गट बनी है, इंटेस्टाइन बना है, आपकी रिप्रोडक्टिव की डक्ट्स बनी है, फाइन। तो ये सारी तीनों होती हैं जर्म लेयर्स, क्योंकि इन्हीं से ही सारे ऑर्गन्स बनते हैं, तभी इनको जर्म लेयर्स बोल देते हैं। अब कई ऑर्गेनिजम्स में ये जर्म लेयर्स जो होती हैं वो 2 ही होती हैं। अभी हमने जो बात करी थी वो हमारी करी थी और हम तो सबसे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, एक का नाम दिया डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे को नाम दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो जो एनिमल्स में 2 ही जर्म लेयर होती हैं, कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। सो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैव 2 जर्म लेयर्स। और ये कौन सी जर्म लेयर्स हैं? एक्टो एंड एंडो, दोनों ई वाली, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये कौन कौन है? जैसे सिलियंट्रिएटा, टिनोफोरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के पास तीनों, ट्राई मतलब 3, दे हैव 3 जर्म लेयर्स, दे हैव 3 जर्म लेयर्स, ओके। तो ये कौन से होते हैं? इनमें कौन कौन से जर्म लेयर्स होती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, फाइन। इनमें कौन आते हैं? राइट फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथस टू योर कॉर्डेट्स। तो फ्रॉम प्लैटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट्स, प्लैटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट्स, इसमें सब आ जाएंगे, एस्कलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब आ जाएंगे बीच में। सो ये इनमें 3 जर्म लेयर्स है, इनमें 2 जर्म लेयर है, और वो कौन सी है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, फाइन। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अगर मैं इनका एम्ब्रियो देखूं तो कैसा दिखेगा? इनका एम्ब्रियो कैसा दिखेगा? इमेजिन करो हम इसका सेक्शन लेकर देख रहे हैं एम्ब्रियो का, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने कहा इसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर है। एक जर्म लेयर जो बॉडी वॉल के अराउंड होगी, मान लो ये एम्ब्रियो की बॉडी वॉल है, तो वो होगी एक्टोडर्म, और ये मान लो उसका गट बन रहा है, ठीक है, लाइक दिस, तो ये होगी एंडोडर्म। बीच में कोई भी मिडल लेयर नहीं है, बस एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसमें कोई भी सेल्स नहीं है। कौन से सेल? जर्म लेयर के सेल। इसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। क्या कहते हैं? मीजोग्लिया,
फाइन। सो ये हुआ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का बॉडी, जिसमें ये हुई एक्टोडर्म और ये हुई एंडोडर्म। ठीक है, अब अगर मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाऊं तो वो कैसी बनेगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक में बाहर होगा एक्टोडर्म और अंदर की तरफ होगा गट, ये रहा एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में सेलुलर लेयर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मीजोडर्म। तो ये हो गई मीजोडर्म। ठीक है, लाइक दिस। ये हुआ एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये हुआ एक्टोडर्म, ये हुआ मीजोडर्म और ये हुआ एंडोडर्म। तो ये फर्क होता है जिनमें 3 जर्म लेयर है और जिनमें 2। जिनमें 2 जर्म लेयर है उनमें मिजोग्लिया होता है, एंड मिजोग्लिया में कोई भी सेल नहीं होता। ये सिर्फ क्या है बेटा? ये है एक कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जेल लाइक सा होता है ये। ऑलराइट, अब आगे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है सिलोम। सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। अब मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाया मैंने प्लैटीहेलमिन्थस का। किसका बनाया? प्लैटीहेलमिन्थस। अब क्या होता है, कई ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में सारे ऐसे होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट बाद में वो क्या करते हैं, मीजोडर्म के बीच, मीजोडर्म को साइड पे करके बीच में एक बॉडी की कैविटी बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं सिलोम। क्या कहते हैं? सिलोम। तो यहाँ पर बेटा टर्म आता है सिलोम। सिलोम का मतलब क्या है? सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी, पर ये बॉडी कैविटी में लगा हुआ है मीजोडर्म। क्या लगा हुआ है? मीजोडर्म। और ये कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी वॉल और गट के बीच में। कहाँ है? बॉडी वॉल और गट में। हमने जो ये डायग्राम बनाया था, कई बार क्या होता है, ये मीजोडर्म यहाँ पर और यहाँ पर आ जाती है, बीच में एक स्पेस बन जाती है, जिसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी और सिलोम, क्योंकि वो बॉडी वॉल और गट के बीच में है और वो उसमें क्या लगा हुआ है? मीजोडर्म लगा हुआ है। फाइन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में सिलोम होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म में सिलोम नहीं होती। सबसे पहले सिलोम क्या होता है? इट्स अ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी lined by mesoderm, और है कहाँ? इट्स प्रेजेंट बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। ठीक है, अब सबसे पहले, अभी अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, ये ग्रे वाली एंडोडर्म है, और ये जो व्हाइट दिख रही है ये सिलोम है, जो रेड दिख रही है वो मीजोडर्म है। तो इस तरह से मीजोडर्म, पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें मीजोडर्म भरी हुई थी, ये वाली थी डायग्राम। हमने ये डायग्राम बनाया था ट्रिप्लोब्लास्टिक समझाने के लिए, जिसमें ये वाली जो लेयर थी बच्चा, ये थी एक्टोडर्म। ठीक है, ये रेड वाली मीजोडर्म, या आपने एनसीईआरटी में भी देखी होगी डायग्राम, और ये ग्रे वाली है एंडोडर्म। राइट, और बीच में जैसे कि कोई भी स्पेस नहीं है, तो मतलब ये जो भी एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो की बॉडी में बॉडी कैविटी नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे एसिलोमेट। तो ये जो डायग्राम है ये एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म का है, जिसमें सिलोम नहीं होती। फाइन। अब ये जो डायग्राम है इसमें सिलोम बनी हुई है और ट्रू सिलोम है, तो ये हुई यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म, जिनमें ट्रू सिलोम होता है। अब इसमें क्या है? अच्छा, सबसे पहले एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस स्पेस से। बेटा इस स्पेस को कभी नहीं लेना, एल लिख रही हूं, एल का मतलब है ल्यूमन ऑफ गट, ये गट का ल्यूमन है, ये बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम स्पेसेस तो इधर भी हैं, पर बेटा इसमें मीजोडर्म नहीं बनी हुई। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, ये एक्टो हुई, ये क्या हुई? एंडो हुई। तो ये जो है ये सारे मीजोडर्मल पाउचेस हैं। मीजोडर्म ने पाउच बना दिए, मीजोडर्म इधर उधर नहीं गई। जैसे इसमें मीजोडर्म इधर उधर जा चुकी है, मीजोडर्म इधर भी है और इधर भी है, इसमें मीजोडर्म ने क्या किया? बाहर नहीं गई, उसने छोटे छोटे पाउच बना दिए। बीच में जो कैविटी बनी वो ट्रू सिलोम अब नहीं कहलाएगी। क्यों? हमारा क्राइटेरिया था ट्रू सिलोम वो होगी विच इज लाइंड बोथ वाइज मीजोडर्म, बट यहाँ पे मीजोडर्म के सिंस पाउच बन गया है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका हुआ? स्यूडो सिलोमेट का। राइट, तो यहां पर ओके, यहां पर हमने ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉडी कैविटी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहला एसिलोमेट, जिनमें सिलोम ही नहीं है, सिलोम एब्सेंट। ये कौन से होंगे? एक तो ये वाला,
सिलोम एब्सेंट। कौन होंगे? एक तो डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि उनमें मीजोडर्म ही नहीं है। अगर मीजोडर्म है ही नहीं तो पहला क्राइटेरिया तो हमारा यही था, इट शुड बी लाइंड बाय द मीजोडर्म। तो मतलब उनमें कैविटी कहाँ से बनेगी? तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हुए सिलियंट्रेटा एंड निडेरिया, एंटीनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में अगर बात करें, ऐसा कौन सा है जिसके पास मीजोडर्म तो है बट वो कैविटी नहीं बना रहा, कोई भी कैविटी नहीं बना रहा? ये वाला एसिलोमेट। कौन है ये? प्लाटीहेल्मिन्थस। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, कैविटी तो बन रही है बट वो ट्रू सिलोम नहीं है, झूठी सिलोम है। स्यूडो मतलब फॉल्स, दैट इज स्यूडोसिलोमेट, राइट? फॉल्स सिलोम, स्यूडो मतलब फॉल्स सिलोम। तो इसमें ट्रू कैविटी नहीं बनती, रादर ये जो कैविटी है ये बॉडी कैविटी नहीं कहलाएगी। ये जो कैविटी है इसके अंदर कौन से पाउचेस है? मीजोडर्मल पाउचेस होते हैं। तो यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी इज नॉट फॉर्म। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर बेटा? ये होते हैं मीजोडर्मल पाउचेस, मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट। मतलब मीजोडर्म किस फॉर्म में आ गई? पाउच की फॉर्म में आ गई, राइट? ये हमें कहाँ पे मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एस्कलमेंथिस में। इसको याद रखना, इसका क्वेश्चन बनता है। ये हमें कहाँ पर मिलता है? एस्कलमेंथिस में मिलता है। जैसे स्कैरिस सुना होगा आपने, वो एक एस्कलमेंथिस है। फिर आते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोमेट में ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। इसमें नॉर्मल वही बॉडी कैविटी होगी और वो गट और बॉडी वॉल के बीच में होगी, एंड दोनों तरफ से इट विल बी लाइंड बाय द मीजोडर्म। ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं? राइट फ्रॉम एनालिडा टू कॉर्डेटा, एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक ये आते हैं। ठीक है, तो ये जो यूसिलोमेट्स हैं इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज। सो यूसिलोमेट में दो कैटेगरीज हैं, एक है साइजोसिलोम और साइजोसिलोमेट, और एक है एंटेरोसिलोमेट। अब इस सिलोम कैसे बनी उसके अकॉर्डिंग हमने इनको दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सिलोम बनने के तरीके भी तो होंगे ना अलग अलग। सबसे पहले ये कैसा बना? इसमें पहले बॉडी कैसी थी? बाहर एक्टोडर्म था, ठीक है, अंदर की तरफ एंडोडर्म था, और पूरे बीच में जैसे कि प्लाटीहेल्मिन्थस में होता है मीजोडर्म भरी हुई थी ऐसे। ठीक है, क्या भरी हुई थी? मीजोडर्म। तो यहाँ पर हम लेबल कर लेते हैं, ये हुआ एक्टोडर्म, ये हुआ मीजोडर्म, और ये हुआ एंडोडर्म। ठीक है, अब क्या हुआ? एकदम से यहाँ पर जो मीजोडर्म है ये ब्लास्ट कर गया। क्या कर गया? ब्लास्ट। दो में इसके टुकड़े हो गए, और यहाँ पर जो सिलोम बनी वो है साइजोसिलोम। अब यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्लिट्रेशन और स्प्लिटिंग, ऑब्लिट्रेशन और स्प्लिटिंग हुई यहाँ पर, राइट? क्या हुआ यहाँ पर लिख देते हैं, स्प्लिटिंग हुई, जिसकी वजह से एक लेयर मीजोडर्म की इधर आ गई और एक लेयर इधर आ गई। ठीक है, ये आपका हुआ साइटोसिलोम। तो ये कैसे हुआ? फटने से बना ये। अब इधर क्या होता है? इधर सबसे पहले बनती है एक्टोडर्म, राइट? फिर बनती है एंडोडर्म। मीजोडर्म ना इसमें बाद में बनती है। और मीजोडर्म कैसे बनती है? यहाँ पर दो पाउचेस बनते हैं, एंटेरिक पाउचेस। क्या बनते हैं? एंटेरिक पाउचेस। एंटेरिक मतलब गट। ये एंडोडर्म सेल्स जो हैं इसी से ही कुछ दो मीजोडर्मल सेल्स के पाउचेस निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं एंटेरिक पाउचेस। लेटर ऑन ये पाउचेस फिर इनके जो सेल्स होते हैं इस पाउचेस के, ये जाकर कुछ बॉडी वॉल की तरफ लग जाते हैं और कुछ गट की तरफ लग जाते हैं, लाइक दिस। तो ऐसे सिलोम को हम कहते हैं एंटेरोसिलोम। तो क्या हुआ? मीजोडर्म इधर लग गई और इधर लग गई। ठीक है,
इसमें मीजोडर्म पहले ही बन गई थी और वो स्प्लिट हो गई। इसमें मीजोडर्म कैसे बनी? एंटेरिक पाउचेस बने जिनमें मीजोडर्मल सेल्स हैं, मीजोडर्मल सेल्स। अब ये जो पाउचेस थे इनका बंटवारा हुआ, जिनमें से एक लेयर बाहर आ गई और एक लेयर अंदर लगी। फाइन, तो ये जो सिलोम बनी ये बनी एंटेरोसिलोम। तो बाहर कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म। अंदर कौन सी लेयर है ब्लू वाली? एंडोडर्म। फाइन, और ये कौन सी है? मीजोडर्म। ऑलराइट, चलिए, तो ये थे बेटा आपके क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास सिलोम है या फिर सिलोम नहीं है। अगर सिलोम नहीं है तो एसिलोमेट, अगर झूठी सिलोम है तो सूडोसिलोमेट, अगर ट्रू है तो यूसिलोमेट। एसिलोमेट हमें मिलता है सिलियंट्रेटा में, टीनोफोरा में और प्लाटिहेलमिन्थस में। इनमें से प्लाटिहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक था, इन दोनों में तो मीजोडर्म होती नहीं, मिजोक्लिया थी। सूडोसिलोम में ट्रू सिलोम नहीं बनी, कैविटी तो है पर वो सूडोसिलोम बोलेंगे उसको, बट उसके अंदर जो मीजोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में है, सिंस एस्केलमेंथिस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसलिए। यूसिलोमेट में अब दो तरह की यूसिलोम होती है, एक जो फटने से बनी और दूसरा जिसके मीजोडर्मल सेल पाउचेस की फॉर्म में आए, इन्हें हम कहते हैं एंटेरिक पाउचेस। राइट, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑलराइट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है इनकम्प्लीट। हमारा जो है वो कंप्लीट है, मतलब तुम्हारे पास माउथ है, एक एनस है ना? तो एक है माउथ, एक है एनस, मतलब इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम की गट होगी, क्या होगी? गट होगी, जीआईटी होगी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी, उसमें दो ओपनिंग होगी। एक ओपनिंग होगी माउथ और दूसरी होगी एनस। इनकम्प्लीट में गट में एक ही ओपनिंग होगी, वही माउथ है और वही एनस है। यहां पर यहीं से फूड एंटर करेगा और यहीं से फूड बाहर जाएगा। राइट, तो यहां पर हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट और इनकम्प्लीट बोला है वो बोला है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके जो गट है उसमें कितने ओपनिंग्स है। सो इधर गट हैज टू ओपनिंग्स कंप्लीट में, one is mouth and another is anus. Here gut have one opening। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ बॉडी को, ऐसी टाइप ऑफ बॉडी जिसमें एक ही ओपनिंग होती है गट की, उससे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। सो इनका बॉडी प्लान बेटा कैसा हुआ? इनका बॉडी प्लान हुआ ब्लाइंड सैक। तो अगर कहीं पर भी टर्म आ जाए ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, तो समझ लेना उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है, वही एनस है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कंप्लीट वाले, अब इसमें या कह लो जिन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। सो ऑर्गेनिज्म with complete digestive system, ये दो तरह के हैं, ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम। ठीक है, अब जब आप बन रहे थे, आपकी जब गट बन रही थी, जब आप एम्ब्रियो थे, जब आप एम्ब्रियो थे, आपकी गट बन रही थी, उस टाइम पर गट में जो पहली ओपनिंग बनेगी, अब एकदम से तो दोनों नहीं ना बन जाएंगी, धीरे धीरे गट बन रही है तो उसमें छेद बाद में बनते हैं दोनों। तो जो पहला छेद या पहली ओपनिंग बनेगी, अगर वो एनस बनेगी तो वो ड्यूट्रोस्टोम्स है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पहली ओपनिंग माउथ बन रही है तो वो प्रोटोस्टोम है। तो ड्यूट्रोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें anus is formed first during development। ये कौन है बेटा? ये है एकाइनोडर्मेटा
हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ठीक है। अब जिन ऑर्गेनिज्म में अभी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे उनका माउथ पहले बना, एनस बाद में बनी, तो वो हुए प्रोटोस्टोम्स। सो माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट। ये कौन है? ये कौन हुए? राइट फ्रॉम, आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एग्जांपल जाननी जरूरी होगी। फाइन, इनकम्प्लीट वाले कौन होते हैं? ये होते हैं सिलियन ट्रिएटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस। अब कौन बचा? बीच वाले बच गए सारे। बीच वाले कौन से थे? बीच वाले थे आपके एकानोडर्मेटा से पहले वाले और प्लैटीहेलमिन्थस के बाद वाले। कौन है ये सब? ये है राइट फ्रॉम एस्केलमेंथिस टू योर, यस, इसमें क्या आएंगे बेटा? एस्केलमेंथिस से लेकर आपके सारे मोलस्का तक, ये सारे हैं आपके प्रोटोस्टोम्स, राइट। दोबारा बता रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है आपकी बॉडी में, कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। आपकी नहीं, पूरे एनिमल्स की। जिन एनिमल्स के पास इनकम्प्लीट है, मतलब उनकी गट में, ये उनकी क्या है बेटा? गट, एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है, वही एनस है। ऐसे बॉडी प्लान को हम ब्लाइंड सैक भी कहते हैं। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ उसकी बॉडी ब्लाइंड सैक है, मतलब उसकी जो गट है उसमें एक ही ओपनिंग है। इसमें दो ओपनिंग है, एक माउथ है, एक एनस। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनको हमने दो में डिवाइड कर दिया, ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम वो है जब वो एम्ब्रियो थे तो उनमें एनस पहले बना था। प्रोटोस्टोम वो है जब वो एम्ब्रियो थे, गट बन रही थी, तो उनमें पहले माउथ बना था। फाइन, चलिए बेटा, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है ऑर्गेनिज्म में, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड, ठीक है। जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लासिफिकेशन करते हैं ओपन और क्लोज, उसमें हम हार्ट को कभी भी एक क्राइटेरिया नहीं मानते। हम क्राइटेरिया मानते हैं ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल में भी कैपिलरीज को। हमने एक नेटवर्क किया था जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, आर्टेरियोल में खुलती है, फिर वो कैपिलरी में खुलता है। कैपिलरी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब उठा लेती है, या कह लो कैपिलरीज टिश्यूज के पास खुलती है और वो ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देती है, तो फिर वो वेन्यूल में खुलती है, फिर आगे वेन्स में। अगर ये ऐसा सिस्टम किसी की बॉडी में ना हो तो उसमें ब्लड भी नहीं ऐसे दौड़ेगा ब्लड वेसल में। फाइन, समझ रहे बात? ये आपका क्लोज नेटवर्क है। कहीं पर भी आपकी बॉडी में ब्लड अकेला नहीं घूम रहा, वो हर कहीं एक क्लोज नेटवर्क में ही घूम रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल। सिंपल सी बात है। क्लोज में क्या होता है? सबसे पहले आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पढ़ो। ये आपका हार्ट है, ये क्या है? ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इधर वेन्स से, ठीक है। वेन्स खुलते हैं बेटा वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स खुलते हैं बेटा कैपिलरीज में। मान लो ये कैपिलरीज है, ठीक है। अब इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरी से आता है, आर्टरीज खुलते हैं आर्टेरियोल्स में, राइट। ये आपका पूरा सिस्टम है। तो ब्लड आपकी बॉडी में कहीं भी ओपन स्पेसेस में है, पूरा ब्लड घूम रहा है, वो घूम रहा है आपके ब्लड वेसल्स में। तो ये हुई आपकी आर्टरी, ये हुई आर्टेरियोल, ये हुई कैपिलरी, ये हुई वेन्यूल, और ये हुई वेन, ठीक है। और इधर आपके टिश्यूज होंगे मान लो। तो जो ये कैपिलरी होगी ना, ये सिंगल सेल होती है, तो ये अपना जो ऑक्सीजन होगा वो इसको ऐसे डिफ्यूजन से दे देगी और इसका CO2 उठा लेगी, ठीक है। इस तरह चलता है। तो कहीं पे भी हमारे में ब्लड अकेला नहीं घूम रहा, वो एक क्लोज्ड नेटवर्क में, इट्स नॉट ओपन एनीवेयर। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी नेटवर्क होता है, ये वाला कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट। अगर कैपिलरी नेटवर्क है मतलब उसके सारे ब्लड वेसल्स काफी डेवलप हैं, पूरा सिस्टम डेवलप है, तो ब्लड वेसल्स आर डेवलप। अगर ब्लड वेसल्स डेवलप्ड हैं, अगर ब्लड वेसल डेवलप है, तो ब्लड भी हाई प्रेशर पे जाएगा, ब्लड भी प्रेशर से घूमेगा, फास्ट पहुंचेगा, तो मतलब ये वाला सिस्टम काफी एफिशिएंटली वर्क करेगा। सो हियर ब्लड मूव्स
इन हाई प्रेशर, ब्लड मूव्स इन हाई प्रेशर। ठीक है, तो मतलब ये सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं ओपन में। ओपन में अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि हार्ट हो या फिर हार्ट ना हो। ठीक है, मतलब हार्ट इज नेवर अ क्राइटेरिया, उसमें हार्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। अगर गलती से हो भी गई तो कैपिलरीज नहीं होंगी, तो कैपिलरी नेटवर्क एब्सेंट। अब उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं है, ठीक है, या कह लो है नहीं है, तो ब्लड वेसल्स नॉट डेवलप और एब्सेंट। ओके, तो इसमें एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ब्लड वेसल अच्छे से नहीं प्रेजेंट है तो वो डेवलप नहीं है, प्रेशर से ब्लड मूव नहीं करेगा। ओके, तो अब ये कहाँ पे मिलता है ओपन वाला, ये आपको मिलता है, इसके एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा, आर्थ्रोपोडा। ये आपको कहाँ पे मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है। ये आपको मिलता है मोलस्का में। किस में मिलता है ये आपको, मोलस्का में। और ये आपको यूरो कॉर्डेटा में भी मिलता है। फाइन, और ये कहाँ पे मिलता है, हेमी कॉर्डेटा में भी। ओके, नेक्स्ट, क्लोज यूजुअली सारे कॉर्डेट्स में होता है। मोलस्का में एक एक्सेप्शन है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो है सिफेलोपोड मोलस्क। सिफेलोपोड मोलस्क कौन है, जिनके पास हेड होता है, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ठीक है, इनके पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अदरवाइज मोलस्का में क्या होता है, यूजुअली ओपन ही होता है। तो ये थी बेटा बात सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमने ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं। कितने तरह के, दो। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हम मोनोइशियस भी बोलते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। वेयर एज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को हम डाइशियस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये यूजुअली बच्चे ना टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आपने होना नहीं है। यूनिसेक्सुअल का मतलब, यूनि मतलब वन, सेक्शुअल मतलब उसकी सेक्सुअलिटी, उसकी एक ही सेक्सुअलिटी है, या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। डाइशियस, डाई मतलब टू, एंड ईशियस मतलब फॉर्म, टू फॉर्म्स होंगे इसमें ऑर्गेनिज्म के, मतलब एक जनाना और दूसरा मर्दाना, तो मतलब इसमें सेक्सेस सेपरेट होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट। एक शरीर में एक तरह का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, चाहे वो लड़की होगी चाहे वो लड़का होगा। ठीक है, चलो, तो इसमें ये दो हैं। ओके, बाई मतलब टू, इस ऑर्गेनिज्म की टू सेक्सुअलिटी है, इसमें टू सेक्स ऑर्गन्स हैं। मोनोइशियस मतलब वन, इसमें एक ही फॉर्म है ऑर्गेनिज्म का, एक ही है, वही लड़का है वही लड़की है, उसमें टेस्टीज भी हैं, उसमें ओवरीज भी हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लो ये ओवरीज है और ये क्या है, टेस्टिस है। तो उस ऑर्गेनिज्म में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल या डाइशियस, दूसरा बाइसेक्सुअल मोनोइशियस या हर्माफ्रोडाइट। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। अब ये ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन कैसा करते हैं। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। ठीक है, मतलब अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले जिसमें दोनों गिमीट आकर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं इंटरनल, अगर बॉडी के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। ये टर्मिनोलॉजी बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इनके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। फाइन, तो ये आगे काम आएंगी, इसलिए आप बेसिक्स यहीं पे ख़त्म कर लो, आप अपने तो ख़त्म कर लो मतलब अच्छे से समझ लो।
इंटरनल, इंटरनल मतलब अरे इट टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी एंड ये आउटसाइड बॉडी। अब जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं दे हैव मीडियम, राइट, बट जो लैंड में है दे डोंट हैव अ मीडियम जिसमें वो अपने गिमीट्स को स्प्रेड आउट कर सकें। तो जो इंटरनल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास पानी वानी साइड में नहीं है, तो यूजुअली वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो, क्योंकि उनके पास कोई आसपास है ही नहीं पानी वानी, तो वो इंटरनल शो करते हैं। पर जो एक्सटर्नल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये होते हैं यूजुअली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, इनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसपास पानी होता है, तो वो वहीं पर ही अपने गेमीट स्प्रेड आउट कर देते हैं। तो मतलब दे हैव मीडियम, दैट्स व्हाई दे यूजुअली एग्जिबिट एक्सटर्नल। बट लाइक आई ऑलवेज से बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ एक्सेप्शन, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी बेटा। जैसे अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, एक लैंड एनिमल जो एक्सटर्नल शो करता है वो है अर्थवॉर्म। कौन है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म पहले एक केस बनाता है अपने बॉडी के बाहर, फिर उसमें गिमीट्स डालता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो बॉडी के बाहर हुई तो एक्सटर्नल, ठीक है। और इंटरनल में भी एक लैंड एनिमल है एक्सेप्शन, पॉरीफेरा और स्पॉन्जेस, पानी में होते हैं पर फिर भी वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो करते हैं। तो एक्सटर्नल दे आर यूजुअली एक्वाटिक। क्या होंगे इसमें? सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और लैंड में अर्थवॉर्म। इसमें कौन से होंगे? यूजुअली लैंड एनिमल्स, और एक्वाटिक में एक तो पॉरीफेरा और एक और है फिशेस। कौन सी? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिशेस। ये भी कौन से शो करते हैं बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, बच्चा ग्रो करेगा, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब एक डेवलपमेंट है जिसमें एग बना, एम्ब्रियो बना, और उसके बाद बेबी फॉर्म हुआ, जैसे हम में होता है। हम कभी लार्वा तो नहीं थे ना, राइट। तो ऐसे डेवलपमेंट जिसमें कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होती वो होती है डायरेक्ट, जैसे हमारी है, ठीक है। और एक है जिसमें पहले एग बना, उसके बाद लार्वा बना, और फिर बना अडल्ट। लार्वा एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है एक तरह की, जो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखती है, राइट। तो उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वा इज फॉर्म्ड, वेयर एज इनडायरेक्ट में लार्वा आर फॉर्म्ड, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेगमेंटेशन। व्हाट अबाउट सेगमेंटेशन? क्या होता है सेगमेंटेशन? सेगमेंट्स, आपने अर्थवॉर्म अगर देखा होगा तो अर्थवॉर्म की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। सो सेगमेंटेशन क्या होता है? द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, राइट। और सेगमेंट्स को हम मेटामियर्स भी बोल देते हैं। तो सेगमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? मेटामियर्स। वेयर एज जो फिनोमिनन है उसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब हम कब कहते हैं किसी की बॉडी सेगमेंटेड है? एक तो उसमें सेगमेंट्स हो, या फिर दूसरा रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन। अगर किसी में सेगमेंट्स नहीं है पर कुछ ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं, तब भी उसकी बॉडी सेगमेंटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉर्डेट्स हैं, हमें सेगमेंट दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही, पर हमारे जो रिब्स होते हैं वो काफ़ी सारे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी भी क्या हुई? सेगमेंटेड हुई। सो यहाँ पर सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं सूडो सेगमेंटेड और दूसरे होते हैं यू सेगमेंटेड। अब तो आपको पता लग गया होगा, सूडो सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म में सूडो सेगमेंटेशन होती है। सूडो मतलब फॉल्स। बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा उसकी बॉडी में सेगमेंट्स बने हैं,
जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अंदर से उसकी बॉडी प्रॉपरली डिवाइड नहीं है। तो जब भी हम कहते हैं बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, तो वो सेगमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होनी चाहिए। अंदर से देखोगे तो भी सेगमेंटेड ही लगे। या दूसरा क्राइटेरिया रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन। तो यू सेगमेंटेड में क्या होता है, मेटामेरिज्म दिखती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, कॉर्डेटा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा एनालिडा में तो आपको सेगमेंट्स अंदर और बाहर बॉडी के दोनों दिखेंगी, बट कॉर्डेटा में यूजुअली आपको रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन दिखेगा। वेयर है सूडो सेगमेंटेड कौन है, टेप वर्म। बाहर से इसकी बॉडी देखोगे तो आपको सेगमेंटेड दिखेगी, अंदर से बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है, जैसे कि हमने कहा था कि हमने पूरे ऑर्गेनिज्म को नोटोकॉर्ड के बेसिस पे दो में डिवाइड कर दिया है, एक कॉर्डेट्स और दूसरा नॉन कॉर्डेट्स। सो ऑर्गेनिजम्स को इसके बेसिस पे हमने दो में डिवाइड किया, एक कॉर्डेट्स और दूसरा नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। अब इनको देखने से पहले पहले देखेंगे नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओरिजिन है इसकी मीजोडर्म से, मीजोडर्मली डेराइव्ड, मीजोडर्म से बना है और ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, ठीक है। अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक अ फिश, अगर मैं बोलूं इस फिश में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, तो मतलब बोन वगैरह नहीं है, तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलेगा। वर्टिब्रल कॉलम किसकी बनी थी, बोन की। तो इसकी बॉडी में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो है नोटोकॉर्ड। तो मतलब ये अगर इसकी डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सली प्रेजेंट और डॉर्सल इन लोकेशन, ठीक है। लेटर ऑन ऑर्गेनिज्म में द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, और उन ऑर्गेनिज्म का एक कैटेगरी है, इन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट। सो इन दी वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज replaced by vertebral column which is your backbone, okay, या रीढ़ की हड्डी। अब ऑर्गेनिज्म दो तरह के, कॉर्डेट एक नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट। और ये आते हैं आपके राइट फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, टू हेमिकॉर्डेटा। चलो भाई, तो ये हुआ बेटा another character for the basis of classification. Next are the questions. So the first question is, the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom, mesoglea, blind sac, both 1 and 2. ऐसी body cavity जो mesoderm से lined है, simple question, आपको अभी आंसर पता चल गया होगा, coelom. मिजोग्लिया क्या था, ये तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्या था, एक कनेक्टिव टिश्यू सा, नॉन सेलुलर बनाए थे ना ऐसे डिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म है, इधर एंडोडर्म है, तो इधर बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू सा था, उसे हम क्या कहते हैं, मिजोग्लिया कहते हैं। फाइन, चलिए ब्लाइंड सैक क्या था, वो बॉडी जिसमें एक ही ओपनिंग है गट में, वही माउथ है, वही एनस है, तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन। अब देखो 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए, एसिलोमेट एंड ऑर्गन लेवल। एस्केलमेंथिस इज ट्रिप्लो, ये भी ट्रिप्लो है, ये डिप्लो है, ये डिप्लो है, तो 2 तो पहले ही निकल गए, ठीक है। अब इन दोनों में से एसिलोमेट कौन है, एसिलोमेट है प्लाटी, ये है स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। अब इसमें ऑर्गन सिस्टम है, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर हुआ बी। तो बेटा जब भी एनिमल किंगडम के क्वेश्चन करो तो इतना माइंड क्लियर करके क्वेश्चन करने हैं, जिस तरह मैं सॉल्व कर रही हूँ आपका भी यही कह लो कि इसी तरह से दिमाग इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। आंसर हुआ बी।
फाइंड द करेक्ट मैच. पॉरीफेरा रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा बायलेटरल, प्लैटीहेलमिंथस बायरेडियल, आर्थ्रोपोडा बायलेटरल. पॉरीफेरा में सिमेट्री होती ही नहीं, इट्स एसिमेट्रिकल. टीनोफोरा में रेडियल होती है, प्लैटी में बाय रेडियल नहीं लेटरल होती है, वेयर एज आर्थ्रोपोडा में बायलेटरल होती है. तो आंसर बेटा क्या हुआ? डी. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें से. नेक्स्ट, मेटामेरिज्म इज सीन इन अर्थवर्म, टेनिया, प्लनेरिया, स्पंजेस. वेरी सिंपल, हरी अप, आपको आता है ये. मेटामेरिज्म यू सेगमेंटेशन या फिर ट्रू सेगमेंटेशन. ये आपको कहाँ दिखती है? आर्थ्रोपोडा, अर्थवर्म एंड कॉर्डेटा. तो इनमें से देखो अर्थवर्म है, आंसर हुआ ए. टीनिया में सूडो सेगमेंटेशन है, प्लनेरिया भी प्लैटीहेलमिंथस है, इसमें नहीं होती सेगमेंटेशन. स्पंजेस में तो सेगमेंटेशन जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है. तो आंसर हुआ ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको इसमें से गलत बताना है स्टेटमेंट. द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिंथस हैज अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस. बी, sponges are mostly asymmetrical. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Arthropods have closed circulatory system. पहला कह रहा है कि प्लैटीहेलमिंथस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक ही ओपनिंग होती है, वही माउथ है, वही एनस है. सही है. स्पंजेस में सिमेट्री नहीं होती, ये भी ठीक है. जो नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है, रॉड जैसी है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है, ये भी मैंने आपको बताया था. सो ये भी स्टेटमेंट सही है. आर्थ्रोपोड में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चा ओपन, ना कि क्लोज. तो आंसर हुआ फाइन. चलिए, सो दिस वाज इट अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. So one thing I would like to tell you, if you want to learn the animal kingdom seriously, carefully, and आप चाहते हो कि animal kingdom में आपकी अच्छी command हो, so this is the first lecture. Start it from here. Basis of classification को अच्छे से अगर बेटा आपने पढ़ लिया, आगे का बहुत आसान होगा. मैं बताती जाऊंगी, आप सोचोगे नहीं एनिमल किंगडम कितना इजी हो जाएगा. So I'll meet you in the next class. We will talk about more phylums there, Porifera, Coelenterata and all. And till then, इसको अच्छे से पढ़ लेना, PYQs लगा लेना, NCERT ज़रूर पढ़ना. All the best. Bye bye.